नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है फ्लैश फॉरवर्ड पार्ट 1। रिया बेहद अच्छे मूड में आकर मेरे पास बैठ गई और अपनी दोनों बाहें मेरे गले में डाल दी। मैं समझ गई कि वह कुछ बात बताने के लिए उत्सुक है। मम्मा, मालूम है मैंने विवेक से शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हारी सहेली का भाई है और तुझे पसंद आ गया होगा। वो भाई तो रितु का बचपन से ही है, तब से देखती आ रही हूँ, पर मैंने उसे कभी इस एंगल से नहीं देखा था। जबकि रितु तो बात बात पर मुझे कहती रहती थी, तुझे इस होटल का रवा डोसा पसंद है। अरे भैया को भी बहुत पसंद है। क्या तुझे रॉकस्टार फिल्म अच्छी लगी? अरे भैया को भी बहुत अच्छी लगी। मैं तो उसकी बातों से बुरी तरह खींच जाती थी। तब वह रोने जैसा मुंह बनाकर बोलती थी, तुझे लगता है मैं बातें बनाती हूँ, लेकिन रिया सच, तुम्हारी कसम, तुम्हारी और भैया की पसंद वाकई बिल्कुल एक जैसी है। तुम दोनों का स्वभाव भी काफ़ी मिलता है। फिर मुझे उसकी बातों में रस आने लगा था। वह बात ही इतने मज़ेदार तरीके से कह रही थी। फिर मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा कि हम दोनों की शादी हो गई। एक दूजे से नहीं, अलग अलग जगह। हम अपनी अपनी गृहस्थी में खुश थे। बच्चे हो गए, उनकी भी शादियां हो गई। मैं मुंह बाए सुन रही थी, पर मुझसे रहा नहीं जा रहा था। यह फ्लैश फॉरवर्ड क्या बला है? अरे बहुत सिंपल चीज़ है मम्मा। जैसे आप टीवी पर सिनेमा में फ्लैशबैक देखती हैं, वैसे अतीत में घटी घटना आंखों के सामने साकार होने लगती है। ऐसी ही कुछ फ्लैश फॉरवर्ड भी होता है, जिसमें हम अपने अनुमान के आधार पर भविष्य में कुछ घटित होता देखते हैं और वे सब कुछ एक चलचित्र की तरह हमारी आंखों के सामने चलता रहता है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि फिर एक दौर ऐसा आया कि हम दोनों ही अकेले हो गए। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और मेरे पति का क्या? मैं ज़ोर से चिल्ला उठी, घबराओ मत, ये सब मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा था। फिर मैंने अपना पुश्तैनी मकान बेचा और समुद्र किनारे एक फ्लैट में रहने आ गई। वहाँ एक दिन शाम को पार्क में सैर करते वक्त मुझे रितु मिल गई। क्या वह भी विधवा? अरे नहीं मम्मा, उसका पति जीवित था। वह अपनी पोती को पार्क में घुमाने लाई थी। कुछ देर सुख दुख की बातें चलती रही। मेरी बात खत्म होते ही वह बोल पड़ी, भैया भी बिल्कुल अकेले हो गए हैं। भाभी चल बसी और बच्चे विदेश में सेटल हो गए। वो भी आजकल इसी अपार्टमेंट में रहते हैं। लो, वो भी आ गए। मैंने बताया था ना तुझे कि वे भी तेरी तरह शाम को सैर किए बगैर नहीं रह सकते। अब तुम दोनों बातें करो, मैं चलती हूँ, गुड़िया के दूध का वक्त हो गया है। मैं विवेक को गौर से देखने लगी। अभी भी काफ़ी तंदुरुस्त और स्मार्ट लग रहे थे। हम रोज़ मिलने लगे और फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। रितु ने खुशी खुशी हम दोनों की शादी करवाई। तो मैंने सोचा, जो काम 40 साल बाद करना है वह आज ही कर लिया जाए। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। उफ, यह आज की जनरेशन क्या सोचती है, क्या बोलती है, क्या करती है, इन्हें कुछ होश ही नहीं रहता है। और ऊपर से तुर्रा ये कि हम स्पष्टवादी हैं, साफ बोलना पसंद करते हैं, लेकिन हम यदि तो बातें स्पष्ट सुना दे तो इनका पारा चढ़ जाएगा। सोचकर मैंने मुँह सिल लेना ही बेहतर समझा। बड़ी मुश्किल से तो शादी के लिए राजी हुई है। धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और देखते ही देखते नाजो पली बिटिया पराई हो गई। नाम के अनुरूप ही विवेक बहुत समझदार लड़का साबित हुआ। रिया प्रोफेशनली बहुत साउंड थी, लेकिन घर गृहस्थी के मामले में थोड़ी कच्ची थी। पर विवेक के प्यार और विश्वास ने कभी गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने नहीं दी। रिया जिस तरह मुझसे फ़ोन पर खुलकर लंबी लंबी बातें करती थी, उससे साफ जाहिर होता था कि दोनों के बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। सिर्फ एक बात मुझे खटकती थी, दोनों जब भी 2-4 दिन की छुट्टियां लेकर आते, विवेक अपने शहर अपने घर चल देता और रिया मेरे पास रुक जाती। रितु की शादी के बाद वे लोग अपने पैतृक शहर जाकर बस गए थे। तुम कभी अपनी सास के पास छुट्टियां बिताने नहीं जाती रिया? विवेक या उसके माता पिता कभी कुछ कहते नहीं, और ना ही विवेक ही कभी यहाँ रुकता है। यह हम दोनों ने आपस में तय करके रखा है मम्मा। अब क्या है, बड़ी मुश्किल से कितने ही महीनों में 2-4 दिन की छुट्टी मिलती है, तो वह अपने मम्मा पापा के पास रहना चाहता है और मैं आपके पास। फिर विवेक की मम्मा आपकी तरह हाउसवाइफ थोड़े ही है, वे वर्किंग वुमेन है। मैं जाऊंगी तो उन्हें असुविधा होगी,
रितु भी अपने ससुराल में है। मेरे न जाने पर माँ बेटे पहले की तरह आराम से अपना वक्त गुजारते हैं, घूमते हैं, मिलकर पकाते हैं, खाते हैं और गप्पे लड़ाते हैं। मैं दाल भात में मुसलचंद नहीं बनना चाहती। दूसरे 4 दिन छुट्टी में भी मैं वहाँ चली गई तो फिर आपके पास कब रहूँगी। पर बेटी, हम सभी एक दूसरे की मजबूरी को समझते हैं और इसलिए कोई इसे अन्यथा नहीं लेता। आप भी इन छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान ना हो मम्मा। रिया के समझाने पर मैंने सहमति से गर्दन तो हिला दी थी, पर दिल आशंकित ही रहा। आम कामकाजी महिला की तरह रिया की जिंदगी की गाड़ी भी घर और ऑफिस के बीच हिचकोले खाते चलने लगी। कभी बाई नहीं आई, कभी कुक ने छुट्टी ले ली, कभी हाथ में चोट लग गई, कभी विवेक से खटपट। इन सब पर ऑफिस में बढ़ती जिम्मेदारी और तनाव। मैं अपनी ओर से भरकस उसकी समस्या सुलझाने का प्रयास करती, मुश्किलों से जूझने का हौसला भी देती, पर खुद अंदर से टूट जाती। नन्ही मासूम सी जान कितने कितने मोर्चे एक साथ संभालेगी। दिल की बेहद साफ और भोली रिया अक्सर ऑफिस में चल रही पॉलिटिक्स से परेशान हो उठती थी। समझ ही नहीं आता मम्मा, किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, किसको काम के लिए हाँ कहूं और किसको साफ इनकार कर दूं। लगता है हर कोई मुझ पर ही हावी हो रहा है। मैं उसे समझाने का प्रयास करती, बेटी ऐसा तो हर ऑफिस में चलता रहता है, आपको क्या पता आप कब ऑफिस गई। वह तुनक उठती, नहीं गई, पर तुम्हारे पापा से और दूसरे लोगों से सुनती तो रहती हूँ ना। सब जगह यही ढाक के 3 पात है, पर जिनमें प्रतिभा है, जो परिश्रमी है, वह हर परिस्थिति से निपट लेते हैं और अधिक निखर कर सामने आते हैं। आप ठीक कहती हैं मम्मा। रिया का आत्मविश्वास लौट आया तो मेरा मन भी प्रसन्न हो उठा। सप्ताहांत में 2 छुट्टियों का संयोग देखकर रिया और विवेक ने घर आने का कार्यक्रम बना लिया। सुनकर मेरा मन मयूर नाच उठा और मैं बड़े उत्साह से उनके आने की तैयारियां करने लगी। लेकिन अपनी तैयारियों पर मुझे जल्द ही विराम लगाना पड़ा। रिया को पता चला तो वह भी उदास हो उठी। क्या मम्मा, मेरी और विवेक की तो छुट्टी भी मंजूर हो गई है, तो ऐसा कर इस बार तू भी उसके साथ अपने ससुराल हो आ। बहुत समय से तेरा वहाँ जाना नहीं हुआ। अब क्या करूँ बेटा, तेरी मौसी का ऑपरेशन नहीं होता तो वो नहीं बुलाती तो हम इस दौरान कहीं नहीं जाते। अब ऐसे अवसर पर ना भी नहीं कह सकते। ज़रूरत पड़ने पर घर वाले काम नहीं आएंगे तो और कौन काम आएगा। नहीं नहीं, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं विवेक के संग मेरठ ही हो आती हूँ। रिया का निर्णय सुन मुझे कुछ तसल्ली मिली। छोटी बहन का ऑपरेशन निपटाकर मैं घर लौटी। तब तक रिया की छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी और वे लोग भी अपने शहर लौट गए थे। मुकुल को ऑफिस रवाना कर मैं सूटकेस, बैग आदि खाली करने लगी। तभी रिया का फ़ोन आ गया। वह ऑफिस जा रही थी। चहकते हुए उसने बताया कि उसका ससुराल का कार्यक्रम बहुत मज़ेदार रहा। मम्मी जी और पापा जी तो इतने खुश थे मम्मा कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन्होंने भी अपने अपने ऑफिस से 2-2 दिन की छुट्टी ले ली थी। हम पूरा मेरठ घूमे। मम्मी जी कह रही थी कि वे तो हमेशा से चाहती थी कि मैं विवेक के साथ छुट्टियों में उनके पास जाऊं, पर मेरी इच्छा न जानकर संकोच के मारे चुप रह जाती थी। बता रही थी कि इस बार विवेक भी खूब खिलखिला लग रहा था, वरना हमेशा तो आकर बस सोया रहता है। कहीं चलने को कहते हैं तो कहता है बस देखा हुआ है, तो मैं तो यहाँ थकान उतारने आया हूँ। पर इस बार तो उसका घूमने और खाने की फरमाइशें का दौर ही ख़त्म नहीं हो रहा है। यूँ लग रहा है जैसे 2 ही दिनों में तुझे सब कुछ दिखा और खिला देना चाहता है। घर में कितनी रौनक हो गई है। रिया की आवाज़ की चहचहाहट बता रही थी कि वह कितनी खुश है। मैं आनंद के सागर में गोते लगाने लगी। उसकी बातें थी कि ख़त्म ही नहीं होने का नाम ले रही थी। और पता है मम्मा, उन्होंने मेरी ऑफिस संबंधी सारी समस्याएं चुटकियों में सुलझा दी, जिन्हें आप भी नहीं सुलझा सकती थी क्योंकि आप वर्किंग नहीं हैं, और विवेक भी नहीं सुलझा पाया था क्योंकि वह वुमेन नहीं है। मैं अनायास ही मुस्कुरा उठी थी। उन्होंने मुझे घर और ऑफिस में तालमेल में इतने कारगर टिप्स बताए हैं कि मुझे सब कुछ बेहद आसान लगने लगा है। मम्मी जी तो वर्किंग वुमेन होते हुए भी घर को इतना सुव्यवस्थित और साफ रखती हैं कि मैं तो दंग ही रह जाती हूँ। नौकर तो वहाँ भी हैं, पर उनसे काम लेने का भी एक तरीका होता है।
ये मुझे अब समझ में आया है। मैं उनसे विवेक की पसंद की कुछ डिशेज भी सीख कर आई हूँ। और हाँ, उन्होंने मुझे एक बेहद खूबसूरत घाघरा चोली ड्रेस दिलवाई है, वो मैं नवरात्रि में पहनूंगी। मैंने और विवेक ने अब निश्चय किया है कि हम दोनों अब अपनी छुट्टियां खुद को बांटकर नहीं, बल्कि छुट्टियों को बांटकर बिताएंगे। अगली छुट्टियों में विवेक भी मेरे साथ आपके पास रहेगा और लौटते समय हम दोनों 2 दिन मेरठ रुकेंगे। क्यों, ठीक है ना मम्मा? आप तो हमेशा से यही चाहती थी, पर तू मानती कहाँ थी? तभी तो हमें जबरन मौसी के यहाँ जाना पड़ा। जबरन? तो क्या मौसी का ऑपरेशन नहीं था? अरे था, कैटरेक्ट का था, छोटा सा ऑपरेशन था जो घंटे में करवाकर घर आ गए थे। उनकी बेटी लीना और दामाद जी भी आए हुए थे, इसलिए ज़्यादा कुछ काम था नहीं। हम तो ऐसे ही अपनी तसल्ली के लिए चले गए थे। ओह, तो मुझे सबक सिखाने के लिए योजना बनाई गई थी? फिर क्या करती? मैंने फ्लैश फॉरवर्ड में देखा कि तेरे बार बार अकेले आने से और विवेक के अकेले घर जाने से कोई भी खुश नहीं था, पर तुम दोनों पति पत्नी के निर्णय के बीच बोलकर कोई बुरा भी नहीं बनना चाहता था। बेटी, विवाह 2 इंसानों का नहीं, 2 परिवारों का मिलन होता है। 2 इंसान निसंदेह एक दूसरे के साथ बेहद खुश रह सकते हैं, लेकिन परस्पर जुड़ाव के लिए उसे दूसरे पक्ष से जुड़ी सभी चीज़ों से जुड़ना होता है। जैसे मुझे तुम अत्यंत प्रिय हो, तो तुमसे जुड़ा विवेक, उसके माता पिता, भाई बहन आदि स्वतः ही प्रिय लगने लगे। उनसे जुड़ाव तुम्हारे प्रति जुड़ाव बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ससुराल से लौटने के बाद विवेक तुम्हें और भी ज़्यादा प्यार करने लग गया है? हाँ मम्मा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं खुद इस बदलाव पर हैरान हूँ। पर तुम्हें कैसे पता चला? अपनी फ्लैश फॉरवर्ड रील में मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है। ओ मम्मा, आपने तो मेरा तीर मुझ पर ही चलाकर मेरी जुबान पर ताला लगा दिया है। अपनी पराजय स्वीकारते हुए भी रिया की खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।